आया हूँ आपके साथ सी टेट एग्ज़ाम की कड़ी में आपसे जुड़ने के लिए। मैं अपने साथ लाया हूँ ऑल PYQ क्वेश्चंस विद रीजनिंग एंड ट्रिक्स। हम उन सभी क्वेश्चनों को सीखेंगे, समझेंगे। आज मैं आपके साथ बात करूँगा CDP का 2023 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा नैतिक विकास। इसका कारण ये है कि हम यहाँ बात हो रही है जज करने की। निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहार पर तर्क की प्रवृत्ति, यानी कि हम किसी के कार्य को जज करते हैं, उसका आधार अपना यही होता है कि यार इसने ये काम गलत किया है या सही किया, तो हम कहीं ना कहीं उसको नैतिकता से जोड़ कर देखते हैं कि ये काम उसने सही किया या गलत किया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नैतिक विकास। अगर दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न का आंसर होगा सी आंसर। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। हम जानते हैं जब हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो विकास की जब भी बात आती है तो विकास एक निश्चित दिशा में होता है और उसकी ये दिशाएं दो तरीके की होती हैं। एक सिर से पैर तक, सिर से लेके पैर की ओर जाने वाली, एक केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है सिर से पैर तक का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होने वाला विकास है। अब ये विकास पूर्वानुमेय क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, ये फैक्ट बात है कि ऐसे ही होता है विकास, ना कि हम गैस कर रहे हैं किसी चीज़ को। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ए नहीं हो सकता। और जिस प्रकार के विकास की बात कर रहा है उसमें सीखने का कोई योगदान नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। तो यहाँ पे बी आंसर भी रॉन्ग होगा। और डी आंसर अगर देखें तो यहाँ हम किसी बच्चे से उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चों के विकास की दर में भिन्नताएं होती हैं। इस बात से भी इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका आंसर होगा सी। और अपने पहले प्रश्न का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ए आंसर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम जानते हैं बालक का विकास किसी एक चीज़ से ना होकर बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि अपना स्कूल, आस पड़ोस और मुख्य रूप से परिवार से, क्योंकि परिवार ही एक बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। इसलिए सबसे पहले अगर विकास प्रभावित होता है तो वो परिवार से होता है। हम परिवार को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात कर रहा है कि बाल विकास में देखभाल से संबंधित अभिभावकों को बाल्या अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जिससे अभिभावक जागरूक हों, वो और ज़्यादा सतर्क हो सकें और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकें। फिर दूसरी बात कह रहा है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम इसका आंसर ए मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि आंसर ए। हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें से पहली अवस्था है संवेदी गामक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक के लिए होती है। फिर दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 6 वर्ष के लगभग होती है। फिर तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक, जहाँ बच्चा मूर्त चीज़ों को देखना और समझना शुरू कर देता है। वो बच्चा जो होता है इस उम्र में वर्गीकरण कर सकता है, मूर्त चीज़ों को समझ सकता है, उनके बारे में सोच सकता है जो उसको दिखाया जाता है। और इसी के साथ एक गुण होता है वर्ग समावेशन का, यानी कि एक तरीके से वर्गीकरण का। इस वाले गुण को भी बालक अच्छे से अपना लेता है, और यह जिस अवस्था में अपनाता है वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अमूर्त चिंतन की कोई बात नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वर्ग समावेशन नहीं हो सकता, यानी कि बच्चे में इतना गुण नहीं होता कि वो चीज़ों को वर्गीकरण कर सके, विभेदीकरण कर सके। और संवेदी गामक बहुत छोटी अवस्था हो जाती है इस चीज़ के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें हम, तो इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सीधी सी बात है, जीन पियाजे ने बताया है कि एक बच्चे के अंदर जो अमूर्त चिंतन, जो कल्पना करना, तर्क करना, अंदर ही अंदर सोचते रहना, ये वाला जो गुण आता है ना, ये आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उससे पहले अगर कोई तर्क चिंतन आता है तो वो मूर्त वस्तुओं को देखते हुए आता है, जिसको अपन मूर्त संक्रियात्मक में शामिल करते हैं। लेकिन परिकल्पनाओं की, तर्कों की मुख्य रूप से जब बात आती है तो हम मानते हैं उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर यहीं पर वह दे देता कि मूर्त वस्तुओं का चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो उसका हम उत्तर मानते मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए सीधी बात कह रहा है कि परिकल्पना किस अवस्था में आती है, तो हम इसका सीधा उत्तर मानेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए और किसी अवस्था की बात आती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, हम जानते हैं कि ले वाइगोत्स्की ने ZPD की बात करी थी, स्कैफोल्डिंग की बात करी थी, मचान की बात करी थी, और मचान को ही इन्होंने दूसरा नाम दिया है पाड़। हालांकि ये एक नया शब्द है, लेकिन इंग्लिश में अपन को स्कैफोल्डिंग ही देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने दंड की कोई बात नहीं की, कभी पुरस्कार की कोई बात नहीं की, और नकारात्मक प्रतिपुष्टि तो किसी प्रकार से सहायक होती ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगर मैं स्कैफोल्डिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है, अगर बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही है तो, और अगर अपन उसको उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं, तो ये उंगली पकड़वाना एक तरीके से स्कैफोल्डिंग का काम करता है, यानी कि अपन उसको एक तरीके से मदद कर रहे हैं चलने में। हालांकि वह थोड़ा समर्थ है, पर उसको अपन पूरा समर्थ बना रहे हैं मदद करके, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मदद करना एक तरीके से।
और उसी स्कैफोल्डिंग का नाम है पार्ट, जिसकी बात लेव वाइगोत्स्की ने की है। इसका आंसर होगा सी। लेव वाइगोत्स्की ने विकास में गति के इस्तेमाल पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखें तो इसका आंसर होगा डी आंसर। इसका कारण ये है, जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आती है तो हमें कुछ बातें सीधे तौर पर याद आनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की मतलब भाषा, लेव वाइगोत्स्की मतलब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का विकास सांस्कृतिक रूप से जब वो समाज से क्रिया करता है और भाषा का बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी कि भाषा का और सांस्कृतिक या फिर सामाजिक अंतरक्रिया का बालक के विकास में बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसी बात को इन्होंने इसके उत्तर के रूप में दिया है। तो जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आए तो हमें ये कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए: भाषा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और इनसे होने वाला विकास। तो यहाँ पर उत्तर होगा डी। बाकी लेव वाइगोत्स्की ने नैतिकता की कोई बात नहीं की, शारीरिक की कोई बात नहीं की, सामाजिक स्मृति सहायक विधियों की कोई बात नहीं की है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा लॉरेंस कोलबर्ग। नैतिक विकास की अवधारणा हालांकि जीन पियाजे ने भी दी है और कोलबर्ग ने भी दी है, लेकिन मुख्य रूप से मानी जाती है कोलबर्ग की। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में 3 स्तर, 3 लेवल्स दिए हैं और 6 उसके अंतर्गत स्टेजें दी हैं, जो कि आपने पढ़ रखी होंगी। और लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास ही मुख्य रूप से नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। फिर वही बात है, लेव वाइगोत्स्की। एक बात याद रखनी है कि लेव वाइगोत्स्की ध्यान में आते ही भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिलकर क्या करती हैं? विकास करती हैं। फिर विकास सांस्कृतिक भी होगा और वह सामाजिक भी होगा। अब यही कीवर्ड्स अपन को इस प्रश्न में काम देगा। ये पहली बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है कि भाषा हमको सीखने में सहायता करती है, ना कि हमारे सामने बाधक के रूप में आती है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम चिंतन भी नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है अपना। बचता है ऑप्शन बी, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है। जी हाँ, बिल्कुल, जो अधिगम को सुसाधित करता है, यानी कि जो हमें अधिगम में सहायता प्रदान करता है। तो वही सेम उत्तर अपन को यहाँ पर मिल गया। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। एक कथन है, एक तर्क है। इसका आंसर होगा सी आंसर। अब इसके कारण पर बात करते हैं। पहली बात ये, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे सोच समझने में इतने समर्थ नहीं होते, लेकिन वो जो काम को करते हैं उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये उनकी एक साधारण सी विशेषता है। दूसरी बात, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि
हम जो काम करते हैं उसमें जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होगा, हम उस काम को उतने ही अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। और तीसरी बात अगर अपन इसमें ये लगाएं, हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क, खोज विधि, समूह कार्य, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यह सब ऐसी क्रियाएं हैं जहां बालक सक्रिय रहता है और खुद से करने का प्रयास करता है, और इसलिए हम पाठ्य पुस्तकों में या शिक्षक से यह उम्मीद रखते हैं कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा वह गतिविधि कराए। इसका मेन रीज़न ये है कि बालक इससे अधिक सीखता है। तो कथन जो ए है वो सही कहा गया है। फिर दूसरी बात आती है तर्क की। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, यह बात गलत है। अगर यहाँ पर केवल भूमिका निभाता होता तो भी गलत माना जाता, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 मूल तत्व हैं जॉन डीवी के अनुसार। पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, दूसरा है पाठ्य पुस्तक और तीसरा है विद्यार्थी। यानी कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो बालक के लिए जो 2 मुख्य चीज़ें हैं वो हैं शिक्षक और पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कह सकते हैं। तो केवल, और यहाँ पर इस प्रश्न में यह शिक्षक की भूमिका को नकार रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, जबकि शिक्षक इन्वॉल्व होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11। हम जानते हैं कि बुद्धि के काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन बहुबुद्धि से संबंधित बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। एक सिद्धांत है मल्टी फैक्टर, जो कि दिया है थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फैक्टर यानी कि थॉर्नडाइक, और मल्टी इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि, इसका मतलब है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई हैं, बुद्धि के प्रकार बताए हैं। ओके, तो वहीं से अपना यहाँ उत्तर निकलेगा। बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जी हाँ, इसलिए तो 9 प्रकार बताए हैं। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बुद्धि लब्धि मापी जा सकती है, बुद्धि को नहीं मापा जा सकता। सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर एक समान होता है, जी नहीं, बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये बात भी गलत है। बुद्धि को तेज किया जा सकता है प्रैक्टिस से, अभ्यास से, स्मरण से। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए। इसका कारण ये है कि लिंग रूढ़िबद्धता का मतलब है कि अवधारणाओं को और ज़्यादा बढ़ावा देना, उन्हें और कंठस्थ करना, कि लड़का तो सिर्फ यही काम कर सकता है, लड़की तो सिर्फ यही काम कर सकती है। ऐसी अवधारणाओं को जो बढ़ावा देंगे उनको बोलेंगे लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देना। यहाँ इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया गया है कि लड़कियों के लिए गुलाबी रंग ही चाहिए और लड़के हैं तो नीला रंग ही पहनेंगे। तो ये अवधारणाएं लिंग रूढ़िबद्धता को कंठस्थ करेंगी और ज़्यादा मजबूत करेंगी, जबकि शिक्षक का, विद्यालय का कार्य ये है कि वो इस प्रकार की रूढ़िबद्धता को तोड़ें। यानी कि वह ऐसा नहीं होने दें बच्चों के दिमाग में कि ये काम तो लड़कियों का, ये रंग तो लड़कियों का, ये खेल तो लड़कियों का। सारे खेल सबके लिए, सारे रंग सबके लिए, सारी किताबें सबके लिए, सारे कार्य सबके लिए। इस प्रकार की अवधारणा हमको डेवलप करनी है। लेकिन अगर जो उदाहरण इस प्रश्न में दिया है इसको फॉलो करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये कि इससे लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ेगी।
इसलिए यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ बात आती है व्यक्तिगत भिन्नता की। पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी। इसका कारण ये है कि क्लास में, कक्षा में बहुत से प्रकार के बच्चे होते हैं। सब बच्चों को आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते, हर बच्चे को उसके अनुरूप हमको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ही एक शिक्षक को विभिन्न बच्चों के लिए, जिससे सब बच्चों को समझ में आए, उसे भिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। प्रश्न कहता है अपन से कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो शिक्षक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसे अलग अलग तरीके से सिखाना चाहिए, अर्थात बच्चों के अनुरूप उसे सिखाना चाहिए। थर्टीन अपना हो चुका है, 13 का है 14। क्वेश्चन नंबर 14, बात आती है जब मूल्यांकन की, तो कुछ बातें हमको ध्यान आती है कि हम मूल्यांकन क्यों करते हैं। मूल्यांकन करने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बालक, एक बच्चे के अधिगम में कोई दिक्कत आई है या फिर वो शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों तक क्यों नहीं पहुंच सका, उनके कारणों को जान सकें। बालक क्यों नहीं पढ़ पाया, क्यों नहीं समझ पाया, उनके कारणों को जान सकें, इसलिए अपन मूल्यांकन करते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा मूल्यांकन का होता है बालक के अधिगम को सुधार करना और बेहतर बनाना और बेहतर उसको बनाना। इसलिए विद्यार्थियों का नामीकरण करना ये कोई उद्देश्य हमारा मूल्यांकन का नहीं होता कि बच्चे को नाम दिया जाए ये तो फेलियर है, ये तो होशियार है, ये तो फेलियर है, ऐसा कोई नाम देना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना एक स्टेप हो सकता है लर्निंग का, पर मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। ये बात कर रही है मुख्य उद्देश्य की, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना। यही हमारा आंसर होगा, आंसर सी। यह समझना कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ उन्हें सुधार की आवश्यकता है, यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आंसर ए। इसका मुख्य रीज़न ये है, एक और ट्रिक बताता हूँ प्रश्न हल करने की, कि प्रश्न हमसे एक पॉजिटिव बात पूछ रहा है, क्योंकि मूल्यांकन में बच्चों का जुड़ जाना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इस तरीके से मैं आपको प्रश्न हल करना सिखाऊंगा। दूसरा, इसका आंसर सीधे भी अपन निकालेंगे। अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। जब बच्चे जुड़ जाते हैं तो शिक्षक बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। जहाँ केवल एक टेस्ट पेपर के माध्यम से हम आकलन कर रहे हैं, वहाँ अब हम हर क्षण बच्चों को ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं और हर क्लास के बाद, हर क्लास के दौरान
हम ये देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, और बच्चों को दिक्कत आ रही है तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि बच्चे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो एक तरीके से ये अधिगम का जो मूल्यांकन है ये अधिगम के लिए मूल्यांकन में बदल गया है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि अधिगम का मूल्यांकन क्या है और अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है। बच्चे ने कितना सीख लिया इसका मूल्यांकन करना, तो अपन इस चीज़ का मूल्यांकन टेस्ट पेपर के थ्रू कर सकते हैं। एक टेस्ट ले लिया, एक लेसन पढ़ाया, टेस्ट लिया, पता लग गया बच्चे ने इतना ही सीखा है, इसे बोलेंगे अधिगम का मूल्यांकन। इसको योगात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, या फिर समेटिव इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, या फिर इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं टेस्ट पेपर्स, ईयरली, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, इन सबको। फिर बात आती है जब अधिगम के मूल्यांकन की, हम बच्चों को पढ़ाते हुए उनसे उनकी समस्याओं को समझते हैं, वो किस प्रकार से सीख रहे हैं उस चीज़ को देखते हैं, तो ये हो जाता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, और इसमें ऑटोमेटिक बच्चे जुड़ जाते हैं, इसलिए अपना आंसर ए सही होगा। अब दूसरे स्तर से देखें तो रचनात्मक मूल्यांकन अधिक अच्छा माना जाता है योगात्मक मूल्यांकन से, और ये कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, जो कि एक नेगेटिव बात है, और हमारा आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की ओर लेके जा रहा है। व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, ये भी नेगेटिव बात है। मूल्यांकन हमेशा व्यापक ही होना चाहिए। सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है, ये बात भी गलत है, मतलब नेगेटिव है, गलत। ये क्वेश्चन हल करने का एक दूसरा तरीका हुआ, जिसका यूज़ हम आगे भी करते रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किताबों पर कम ध्यान दिया है, बच्चों पर बर्डन ना हो इस बात पर ध्यान दिया है, और सपोर्ट किया है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, बहुभाषिकता की, कि बच्चे अधिक से अधिक भाषाएं सीखें, अधिक से अधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, बहुविषयकता शिक्षा, अधिक विषयों की, अधिक से अधिक बच्चों की विभिन्न प्रकार की विषयों की जानकारी उनको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 17, सत्रहवें का आंसर होगा ए। अब कोई वंचित बालक है या हाशिए से आया बालक है, वह पहले ही नर्वस होगा, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसे डर भी लगेगा थोड़ा, उसे हिचक भी होगी, उसे एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। ऐसे में शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो उसको सपोर्ट करे भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, और वो बच्चों को भी समझाए कि उसका सपोर्ट करें, जब ही वो बच्चा स्कूल में टिक पाएगा, ढंग से पढ़ पाएगा, उसका अधिगम हो पाएगा। तो इसलिए अपना आंसर ए ज़्यादा ठीक होगा। अगर हम किसी तरीके से उसकी कमज़ोरियों पर ध्यान दिलवाएंगे बार बार तो ये गलत है, उसका मजाक उड़ाएंगे वो भी गलत हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर ऑप्शन डी पर, एक नई बात देखने को मिलती है, मानकीकृत पाठ्यक्रम। मानकीकृत पाठ्यक्रम की अगर बात करें, स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सिलेबस, इसका मतलब ये है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए, एक ही पाठ्यक्रम को यूज़ किया जाए, एक ही तरीके के सिलेबस से पढ़ाया जाए। अब जो बच्चा हाशिए से आया है या फिर वंचित है, अब उसको एक ही तरह और बच्चों की तरह कैसे जज कर सकते हो? उसको तो थोड़ा लो लेवल से उठाना पड़ेगा ना, उसको थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। हो सकता है उसको पढ़ाने के लिए कुछ अलग तरह की किताबें ज़्यादा अच्छी हों, तो यहाँ पर अपन को लचीलापन की आवश्यकता होगी, ना कि मानकीकृत पाठ्यक्रम।
मानकीकृत पाठ्यक्रम का एक मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि सब बच्चों को एक ही लाठी से हाँकना, जो कि गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर होगा ए। जब भी अपन सीटेट का एग्जाम देंगे, जब भी पेडागोजी की बात आएगी, तो हमारे आंसर में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बनी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो हमको शब्द के रूप में दिखे या फिर भावार्थ के रूप में एज अ मीनिंग दिखे, फ्लेक्सिबिलिटी हम हमेशा चूज करेंगे ऑप्शन से। यहाँ इसका आंसर होगा विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, यानी कि बच्चे को स्वतंत्रता देना कि वो जो विषय पढ़ना चाहे वो पढ़े, ना कि उस पर जोर डालना कि जो सब पढ़ रहे हैं वही पढ़ो। ये तो वही वाली बात हो जाएगी, सबको एक ही लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, जो कि सही नहीं है। क्योंकि वंचित समूह के बच्चों को अलग से थोड़ा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता होती है, अलग से उन्हें लो लेवल से ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। इसलिए हम ए आंसर को सही मानेंगे। बाकी सब जो ऑप्शंस हैं, अगर बात करें डी ऑप्शन की, अलग सेक्शन में पढ़ाना, अगर उन्हें अलग कर देंगे तो ये जो समावेशन वाली थ्योरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन वाली जो थ्योरी है, उसका विरोध हो जाएगा, जबकि हमें उस थ्योरी का विरोध नहीं करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन को हमको बढ़ावा देना है। एनईपी 2020 भी यही कहती है, और पहले के पाठ्यक्रमों में भी जो एनसीईआरटी हमारे तैयार हुए थे, उनमें भी यही बात पर जोर दिया था कि समावेशी शिक्षा को हमेशा बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, अगर विशेष स्कूल में उनको डालेंगे तो ये भी समावेशन का विरोध होगा, जो कि नहीं करना है। सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है, इस बात पर जरूर ध्यान दें, चाहे वो कोई सा भी प्रश्न हो। समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का सीखने का तरीका अलग अलग है। कोई बालक पिछड़े क्षेत्र से आया है तो उसको थोड़ा लो लेवल से अपन को पढ़ाना होगा, उसको समान स्तर से नहीं पढ़ा सकते, यानी कि मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं दे सकते। इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19। आंसर होगा ए। अब बात करते हैं कि इसका आंसर ए क्यों होगा। एक अंधा बच्चा है तो उसमें ये क्वालिटी है कि वह सुन तो सकता ही है, बहरा थोड़ी ना है। अब उसको यानी कि वो देख नहीं सकता, तो यानी कि अपन उसको चार्ट दिखाएंगे तो उसे दिखेगा ही नहीं, तो दिखाने का क्या मतलब। संकेत प्रकट करेंगे तो संकेतों को भी नहीं समझ पाएगा, तो उसको दिखाने का क्या मतलब। उसकी तरफ बार बार देखो या मत देखो, इससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इसका आंसर ए ठीक होगा। अधिगम असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 20। हम जानते हैं इसका आंसर होगा हम जानते हैं कि अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है। ऐसे नहीं कि उनमें दिमाग नहीं है, बस उनको पढ़ने लिखने में कुछ अपने स्तर से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ये सारी अधिगम निर्योग्यताओं की हम बात करते हैं। यहाँ जो बात ये पठन वैकल्प है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया, जो पढ़ने और लिखने से संबंधित विकार माना जाता है, डिसऑर्डर माना जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। चलने में कठिनाई एक फिजिकल प्रॉब्लम है, ना कि अधिगम निर्योग्यता वाली, यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है एक। सी आंसर की बात करें तो मौखिक संप्रेषण में कठिनाई डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया। और खाने में कठिनाई अफेजिया होगा। और खाने में कठिनाई भी एक फिजिकल प्रॉब्लम हुई, ना कि लर्निंग डिसऑर्डर। इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा डी। भाई बाएं हाथ से लेके दाएं हाथ से लेके जहाँ बच्चा कंफर्टेबल है उसको रहने दो, क्यों छेड़ना। तो इसलिए अपन उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे कि बच्चा ना तो ऐसे ही कर, दाएं हाथ से ही लिख, या फिर उसकी शिकायत कर देंगे या उसे दबाव डालेंगे। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर बच्चा दाएं हाथ से लिख रहा है तो अच्छी बात है, बाएं हाथ से लिख रहा है तो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी। बच्चे को बेमतलब के शब्द बताओगे तो इससे अधिगम अच्छा ही होगा या बेकार, तो बेकार ही होगा। फालतू बातें ज़्यादा आएंगी दिमाग में बच्चों के। जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, इससे भी बच्चों को समझने में और सीखने में दिक्कत आएगी अगर अपन सही ऑर्डर का यूज़ नहीं करेंगे तो। डी आंसर की बात करें तो जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। हम जानते हैं कि जब भी बच्चों को पढ़ाने की बात आए तो हमें बच्चों को रिलेट करके पढ़ाना होता है, उनके खुद के जीवन से, उनके परिवार से, उनके आस पड़ोस से, उनके वातावरण से, या फिर कोई एग्जाम्पल देके हमें बच्चों को समझाना होता है। अगर हम उनको संदर्भित नहीं करेंगे तो बच्चों के ऊपर से निकलेगी सारी बातें, और वो जो सब्जेक्ट अपन पढ़ा रहे हैं उसका जो मूल जो मेन जो कंटेंट है वो बच्चों के दिमाग में नहीं बैठेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कोरिलेट करके पढ़ाएं चीज़ों से। इसलिए सी आंसर सही होगा। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, यानी कि जो चीज़ हम उसको पढ़ा रहे हैं उनसे कोरिलेट करके उदाहरण देना, चीज़ों को समझाना। इमेज प्रकट करना, दृश्य रूपक बोले तो इमेज, समरूपक बनाना। क्वेश्चन नंबर 23। का आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि पहली बात में कह रहा है, अध्यापिका समूह चर्चा की बात कर रही है, समूह अधिगम की बात कर रही है, यानी कि बच्चे मिलकर सीखें। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस माना जाता है, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी, और जो नई पाठ्यचर्या हैं उनका भी, और जितने भी हमारे विद्वान हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उनमें से काफ़ी लोगों ने इसकी बात की है कि बच्चे समूह में अच्छा सीखते हैं। तो ये कथन पूर्णतः सही है, ठीक है। बी कह रहा है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अधिगम यानी कि सीखना। बच्चा सीखता कहाँ से है? अपने आस पड़ोस से, परिवार से, समाज से। तो ए और बी दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए ए आंसर ठीक होगा। 24। का आंसर होगा तीसरा, थर्ड। इसके रीज़न की बात करते हैं। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं, तो अच्छी बात है। गैर उदाहरण भी एक टाइप है समझाने का, हम यूज़ करते हैं पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि 5 4 से बड़ा है, ये हमने उदाहरण दिया हमने, लेकिन ये उदाहरण नहीं दिया कि 2 और 3 4 से छोटे हैं, लेकिन बच्चों ने ये अपने आप समझ लिया, तो ये हो गया गैर उदाहरण। जिसका उदाहरण नहीं दिया फिर भी बच्चों के समझ में आ गया। एक है अनुरूपक। अनुरूपक वही है जो हमने पढ़ाया है उसके अनुरूप बच्चों को उदाहरण दो, कंटेंट दो, समझाओ, उनको कोरिलेट करके पढ़ाओ। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 सही होगा। याद रखना है, गैर उदाहरण एक पढ़ाने की टेक्निक ही है जिस पर हम कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते, अनकॉन्शियसली वो होती है। पर अनुरूपक का बता ही दिया। नकारात्मक पुनर्बलन मतलब बच्चे को डांटना, फटकारना, तो उससे अधिगम बेहतर नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 25। जब भी संरचनावादी कक्षा की बात आए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको बोलते हैं, संरचनावादी, जिसकी बात अपनी पियाजे करते हैं, जीन पियाजे मुख्य रूप से जिसमें आते हैं। जब भी इस थ्योरी की बात आती है, संरचनावादी थ्योरी या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात आती है, तो कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है कि यह बालक को लर्निंग बाय डूइंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट देम टू लर्निंग बाय डूइंग। खोज कि बच्चे स्वयं खोजें, स्वयं करके स्वयं खोजें, बच्चे क्रियाशील बने रहें, अपने आसपास के वातावरण से संबंधित हों, इन बातों पर ध्यान देता है। ये की पॉइंट्स हैं संरचनावादी विचारधारा के, कि लर्निंग बाय डूइंग, खोज, डिस्कवरी, गतिविधि, एक्टिविटीज, इन सोशल इंटरेक्शन, इन सब बातें, ये सब कीवर्ड्स हैं संरचनावादी। जब भी संरचनावादी वर्ड्स आए तो अपन को इन शब्दों को याद रखना है जरूर। इसलिए इसका आंसर होगा वास्तविक जीवन से वियोजित। वियोजित मतलब होता है दूर होना, वातावरण से शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम। शास्त्रीय यानी कि होता है, शास्त्रीय अनुकूलन मतलब हो जाता है बिहेवियरिस्ट। तो बिहेवियरिस्ट एक अलग थ्योरी है, इसलिए अपन इसको इसमें नहीं शामिल करेंगे। केवल ज्ञान का पुनरुत्थान, ओनली नॉलेज के लिए नहीं, बच्चे कुछ और सीख सकें, कुछ सृजन कर सकें। इसलिए इसका आंसर वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर होगा डी। ये बात कर रहा है, एक अपन से नेगेटिव आंसर मांगना चाह रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव के रूप में डी काम करेगा कि बच्चों से जल्दी जल्दी काम करवाना। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो सीखेंगे क्या, समझेंगे क्या? इसलिए डी आंसर गलत हो जाएगा। 27। का आंसर होगा सी। इसका आंसर ये इसलिए होगा, तो बच्चे हैं, बच्चे तो गलतियां करेंगे ही। गलतियों के बहुत से कारण होता है कि उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है, गलत समझ में आ जाती हैं, या फिर गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक उनको दंड देने लगे। तो शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी त्रुटियों को समझे कि वो गलती क्यों कर रहे हैं और उन गलतियों को सुधार करें। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। पर उनकी गलतियों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो गलतफहमियां आगे जाके और बड़ी हो जाए। इसलिए डी आंसर गलत है। त्रुटियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना, जी नहीं, हमें पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, जी नहीं, दंड वगैरह कुछ नहीं देना अपन को। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है, जी हाँ, सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। इसका कारण होगा अधिगम निसहायता। अपने सेल्फ, अपने खुद के बारे में नेगेटिव सोचने को बोलते हैं अधिगम निसहायता। ये याद करने की चीज़ है। उच्च आत्मसम्मान अच्छा सोचता तो फिर ऐसे क्यों लिखते कि वो खुद को अयोग्य समझता है। सकारात्मक आत्म अवधारणा होती तब भी क्यों सोचता कि वह अयोग्य है। इसलिए इसका आंसर होगा बी। संज्ञान और भावनाएं हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित। एक उदाहरण के रूप में समझें,
जब अपन परीक्षा देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं और अपना मन परेशान होता है तो अपना दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता। वहीं अगर अपना दिमाग पॉजिटिव होता है, उत्साहित होता है, तो अपन अधिक अच्छे से एग्ज़ाम अपन दे के आते हैं, बेटर तरीके से दे के आते हैं। तो अपन कह सकते हैं इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे सोच को प्रभावित करती है, संज्ञान को प्रभावित करती है। संज्ञान यानी कि सोचना, समझना, याद करना, और भावना यानी कि इमोशंस बोले तो क्रोध, भय, है ना, फियर, लव, ये सब एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन अगर बात आ जाए जेजोंग की, तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए जेजोंग, अगर उनका नाम यहाँ पर आ जाए तो अगर उनकी बात अगर आ जाए तो हमें अलग अलग मानना है, क्योंकि जेजोंग ने बोला था कि संज्ञान और भावनाएं दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि अधिगम को बैक करने का काम, यानी कि हमारी लर्निंग को रोकने का काम करता है। तो वो कुपोषण, हमारी जब पोषण अच्छा नहीं मिलेगा अपन को, तो अपना दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, अपने में पावर इतनी नहीं होगी, सोचने समझने की शक्ति नहीं आएगी कुपोषण की वजह से, तो अधिगम भी नहीं हो पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। बाकी अगर किसी विषय में दिक्कत है या किसी टॉपिक में दिक्कत है तो वो मुझे भेजिए, मैं उसे समझाऊंगा अपने स्तर से, अपने ट्रिक्स और रीजनिंग के साथ। बाकी ये वीडियो कैसी लगी इस पर लाइक ज़रूर करें, इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।